प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में हम देखेंगे क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य इतिहास के लिए कितने उपयोगी हैं। वास्तव में क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय लोग अपनी बात सहज ढंग से प्रकट करते हैं। यहाँ दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं होता तो अपनी बात में भी कोई मिलावट नहीं होती। हम किसी को प्रकारांतर से प्रकट नहीं करते बल्कि सीधे सीधे अपनी बात कह लेते हैं। तो क्षेत्रीय भाषाओं का तो अपना बहुत सारा महत्व है। हम इसी क्रम में बात करेंगे कि इतिहास के लिए कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के कुछ साहित्यों की चर्चा करेंगे। जैसे दक्षिण भारत की हम बात करें तो दक्षिण भारत के तमिल साहित्य की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तमिल साहित्य पर आते हैं। तमिल साहित्य में संगम साहित्य बहुत महत्वपूर्ण साहित्य मिलता है दक्षिण भारत का, जो बहुत लंबे समय तक लिखा गया कवियों द्वारा। उसकी अलग अलग तिथियां बताई गई हैं और लंबी परंपरा है। दक्षिण भारत का यह प्राचीन साहित्य है और इस साहित्य में प्रारंभिक चोल, पांड्य और चेर शासकों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। निकटवर्ती राज्यों के साथ इनके क्या संबंध थे, इसकी भी जानकारी होती है और तत्कालीन समाज की भी बहुत अच्छी जानकारी हमें होती है। तो इस काल के ये बहुत इम्पॉर्टेंट साहित्य हमारे सामने होते हैं। फिर हम बात करें अगर तो उस काल के शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई दो महाकाव्य कहे गए हैं। इन महाकाव्यों में कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ तत्कालीन समाज का पूरा दर्पण हैं। सब कुछ व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। उस समय राजा कैसे है, व्यापारी कैसे है, कैसे अर्थव्यवस्था चल रही है और समाज व्यवस्था, राज व्यवस्था, वैवाहिक स्थिति, इन सब का चर्चा वहाँ मिल जाती है। पूरा समाज हमें दिखाई देता है। हम आगे बात करें तो नंदी कलंबकम की बात करें तो नंदी कलंबकम हमारे लिए इतिहास में यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है और जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं। ये है पल्लव राजा नंदीवर्मा तृतीय की उपलब्धियों के बारे में विशेष रूप से बताता है। और उसके बाद हम कहें कलिंगत्तु पुराणी के बारे में तो जिसमें चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम की कलिंग विजय का विवरण अच्छा सा मिलता है। कुलोत्तुंग प्रथम और कलिंग, आप समझ सकते हैं दक्षिण से कलिंग विजय करना यानी उड़ीसा के पास पहुंचना दक्षिण से कितना कठिन रहा होगा, लेकिन हम इसके माध्यम से जान सकते हैं कि यह कैसे वहाँ पहुँचे होंगे। अब हम बात करें दूसरी किताब की तो ओट्टुकुट्टम, ये इसकी उलाएँ कहा जाता है। ये उलाएँ श्रृंगार प्रधान जीवन चरित्र वर्णन करने में सफल हैं। इसमें विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय और राजराज द्वितीय के बारे में हमें अच्छी जानकारी मिल जाती है। हम इसी तरह के और भी बहुत से उदाहरण हैं। हम कहें पेरी पुराणम, इस समय कुलोत्तुंग द्वितीय के काल में लिखा गया और ये है सेक्किलार द्वारा लिखा गया। इससे भी तत्कालीन समाज और धर्म के बारे में हम जान सकते हैं। वीर सोलियम कहें, बुद्धमित्र द्वारा लिखा गया व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भी राजेंद्र चोल के काल की कुछ घटनाओं का विवरण यहाँ दिखाई दे जाता है। तो इस तरह के कुछ साहित्य हमें मिल जाते हैं। इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ जाती हैं। इसके अलावा हम और बात करें साहित्य की तो हमें दिखाई देता है कि उस काल में रामावतारम एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि कुलोत्तुंग तृतीय के काल में कंबन नाम का एक प्रसिद्ध कवि हुआ जिसने तमिल रामायण या रामावतार
की रचना की। यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है। चोल काल में जैसे सेक्किलार द्वारा लिखा गया पेरिय पुराणम या तिरोत्तांड पुराणम, जैन कवि तिरुत्तकर देवर द्वारा रचित जीवक चिंतामणि, अमित सागर द्वारा लिखित या परंगलम या परंगलक्कई गिरी इत्यादि बहुत सारे नाम मिल जाते हैं जो तत्कालीन तमिल साहित्य के बारे में हमें अच्छी जानकारी देते हैं। इनके माध्यम से हम उस समय का जान सकते हैं। रामावतारम एक विशेष रूप से हम चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि दक्षिण का यह रामायण है। जब हम दक्षिण के रामायण और उत्तर रामायण की तुलना करते हैं तो हमें दिखता है कि दक्षिण के रामायण जब इन्होंने लिखा, और ये जैसा कि कुछ विद्वान जैसे पृथ्वी कुमार अग्रवाल प्रोफेसर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये कहते हैं कि 11वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया। जब भी लिखा गया तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया उसमें प्रकृति चित्रण बहुत सजीव और बहुत अच्छा दिखाया गया है। हम प्रकृति का इतिहास तो बहुत आसानी से जान ही सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमारे लिए ये रामावतारम अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कह जाता है। इससे बहुत बड़ा इतिहास हमें जानकारी में आ जाती है। हम आगे बात करें कन्नड़ साहित्य भाषा में। कन्नड़ भाषा में लिखे गए साहित्यों में जो ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय हैं, ऐसे ग्रंथों में हम कह सकते हैं राष्ट्रकूट जो नरेश था नृपतुंग, जो 9वीं शताब्दी में शासन करता था, इसने खुद लिखा था कविराज मार्ग। स्वाभाविक है, जब राजा लिखेगा तो स्वाभाविक है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करेंगे। कवि पंप ने इसी समय एक पुस्तक लिखी विक्रमार्जुन विजय, जिससे हम पंप भारत के नाम से भी जाना जाता है। ये 10वीं शताब्दी ईस्वी का किताब है, पुस्तक है, रचना है। और इसमें और कवि रन द्वारा लिखे हुए साहस भीम विजयम, जो गदा युद्ध के नाम से अधिक लोकप्रिय है, यह भी 10वीं शताब्दी के आसपास की घटनाओं का बहुत सजीव चित्रण हुआ करता है। तो इनके माध्यम से हम कन्नड़ भाषा साहित्य के माध्यम से उस स्थान का भी इतिहास जान सकते हैं। हम बात करें राजस्थान के राजस्थानी भाषा का, तो यहाँ अपभ्रंश में लिखे गए रासो काव्य ग्रंथ हैं। बहुत सारे ग्रंथ यहाँ मिलते हैं जो आपको पहले से भी पता होगा यहाँ के स्टूडेंट होने के कारण। हम कहते हैं कि राजस्थान की कुछ नई बातें नहीं, इसमें इतनी सी आप जान लें कि अपभ्रंश में लिखे गए रासो काव्य ग्रंथ हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध चंद बरदाई द्वारा लिखा पृथ्वीराज रासो है। इसमें चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जो 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक शासन कर रहा था, इसका पूरा जीवन वृत्त और उसके काल की लगभग हर महत्वपूर्ण घटना का विवरण इसमें मिल जाता है। तो ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे पृथ्वीराज तृतीय की आत्मकथा लिखी गई हो, सब कुछ इसमें वर्णन मिलता है। और राजस्थान से मिला हुआ 12वीं शताब्दी के अन्य जो रासो ग्रंथ हैं, जैसे नरपति नाल्हा का लिखा हुआ बीसल देव रासो है, जगनिक का परमल रासो है और खुमाण रासो है। इन रासो ग्रंथों से निश्चित तौर पर, जैसे कि रासो ग्रंथ है, हम किसी को रिझाने के लिए लिखे, हम प्रसन्नता में लिखे, हम उसके कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखे, इस तरह के ग्रंथ राजस्थान में लिखे गए। राजस्थानी साहित्य में ये सब मिलते हैं। हम उनके डिटेल में, जैसे पहले भी कहा, ये अभी चर्चा बाद में और भी करेंगे, क्योंकि राजस्थानी साहित्य के बारे में आप पहले से भी जानते भी हैं। तो राजस्थानी साहित्य में ये है सब उपयोगी हैं। हाँ, यहाँ से हमें देखना होगा जो अतिशयोक्ति की बातें हैं उनको हमें हटाना होगा। अगर हमारे पास राजस्थानी साहित्य नहीं होता तो निश्चित तौर पर हम यहाँ का इतिहास सही ढंग से नहीं लिख सकते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत उपयोगी है। हम कहें इस तरह से
कि हमारे पास जो भी साहित्य है वह सब साहित्य जो हमारे पास क्षेत्रीय साहित्य जिसे हम कहें उपलब्ध है, उन क्षेत्रीय साहित्य से हम इतिहास का ज्ञान अच्छे से कर सकते हैं। हम कई ऐसी कहानियाँ, कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम बड़े लेवल पर जब हम साहित्य लिखा जाता है तो वह छूट जाती हैं। सामान्य तौर पर जब पूरे कोई भारत का इतिहास लिखना चाहता है तो निश्चित तौर पर जो लोकल घटनाएं हैं वह छूट जाती हैं। हम जब स्थानीय साहित्य के पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बारीकी से हमें दिखाई पड़ता है कि कोई राजा, कोई शासक यहाँ आया तो वो क्या किया और उसके प्रतिरोध में यहाँ के शासकों ने क्या किया। हम उसको उस हिसाब से जजमेंट भी कर सकते हैं, अच्छे से निर्णय कर सकते हैं। अगर हम स्थानीय भाषाओं के साहित्य को न लें तो निश्चित तौर पर हमारा इतिहास न केवल अधूरा होगा बल्कि सही भी नहीं होगा। हम बहुत सारी बातें सुनी सुनाई, कही कही बातों पर लिख देंगे और वो हमारे लिए घातक होगा। इतिहास में जैसे कि राजतरंगिणी में लिखा है कि एक न्यायाधीश की भांति व्यक्ति को होना चाहिए, तो वहाँ प्रमाण चाहिए और प्रमाण दोनों पक्षों से चाहिए। हमें एक पक्षीय प्रमाण नहीं चाहिए। एक पक्षीय प्रमाण हमारे लिए निश्चित तौर पर इतिहास को बिगाड़ देगा और इससे बचने के लिए यह साहित्य बहुत ही अधिक उपयोगी है। हम अगर पूरे भारत का इतिहास लिखना चाहें तो क्षेत्रीय साहित्य उसमें बहुत ही अधिक सहायक हैं। धन्यवाद।